अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलेक्यूल्स। इसके जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पोर्शन में, मतलब जितना भी होगा ना इसका सिंथेटिक वाला पोर्शन, सिंथेटिक पॉलीमर्स का, वो हम आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे। सबसे पहले मैक्रोमोलेक्यूल्स को डिस्कस करते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रो मीन लार्ज। हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब पॉलीमर्स भी आपने नाम सुना होगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स समटाइम इकट्ठा ही इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पॉलीमर्स हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इसका ये सीन है कि जो जितने भी पॉलीमर्स हैं वो तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ज़रूरी नहीं है कि पॉलीमर भी हो। ठीक है, तो समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई आल पोलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट आल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पोलीमर्स। तो उसका आंसर यही है कि हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, जो पोलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका जो साइज़ होता है, ठीक है, जो पॉलीमर का जो साइज़ होता है ना वो बड़ा होता है, तो उसकी वजह से उसको मैक्रोमोलेक्यूल्स भी कहते हैं। उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। मोनोमर्स होते हैं वो जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसको मिला के पॉलीमर्स बनता है, तो उसको मोनोमर बोलते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स की वजह से उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के केस में कहते हैं कि सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो मोनोमर्स हैं उनके साथ मिल के बने हों। तो ज़रूरी नहीं कि ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ऐसे मिलें और हमारे पास फिर जाके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो इटसेल्फ जॉइंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक मैक्रो मॉलिक्यूल है लेकिन वो पॉलीमर नहीं है, ठीक है। और पॉलीमर्स के आगे हम ढेरों एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसमें से कोई आप एक ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। मेरे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं दो ग्रुप्स में, ठीक है। एक है हमारे पास कि इनऑर्गेनिक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में जैसे कि आ जाता है डायमंड है, ग्रेफाइट है, सैंड है। और सेकंड इनकी है कि हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक में फ़र्दर दो डिवीजन्स होती हैं। एक तो ये डिवीज़न होती है कि ये कुछ बायोपॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। एक ये होती है कि बायो होते हैं। बायो जो होते हैं, बायोपॉलीमर्स जो होते हैं वो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। उसको हम एट दी एंड डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चंस को। जो हमारे पास सेकेंड वाली इसकी है ना, वो हमारे पास होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। जो बायोपॉलीमर्स हैं ये नेचुरल होते हैं। जो सिंथेटिक होंगे, जो सेकेंड वाली इसकी होगी सिंथेटिक वाली, वो हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल। जैसे कि उसमें प्लास्टिक आ जाता है, हमारे पास रबर आ जाता है, पीवीसी आ जाता है, ठीक है। ये नायलॉन वगैरह, ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस सारी जो इसकी क्लासिफिकेशन है, इसमें से हम लोग एक ही पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स की डिफरेंट हम लोग उसको लेंगे, एग्जांपल्स को लेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कोपॉलीमर, गिव एन इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। अच्छा, कोपॉलीमर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे पास जो पॉलीमर है ना, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट्स। अगर हम सिर्फ पॉलीमर को डिस्कस करें तो हम को बाद में करेंगे, पॉलीमर को करते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिट्स, मतलब मैनी यूनिट्स मिल के फिर बनाते हैं, मतलब मोनोमर्स मिलते हैं और फिर बनता है पॉलीमर। कोपॉलीमर, इससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन का बता दूं कि हमारे पास ना तीन बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो इसकी होगी ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर्स। हमारे पास मोनोमर्स कितनी टाइप्स के यूज़ हो रहे हैं या वैरायटी ऑफ मोनोमर्स कह सकते हैं। तो एक तो इसकी होगी मोनोमर की बेस पे, ठीक है। एक आपको ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
और एक इसकी होगी इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासिफिकेशन कर बता रही हूँ कि अभी किस बेस पे होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। और इसकी एक थर्ड वाली होगी हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बेस पे, ठीक है। अगर तो हम बात करते हैं ना इसकी फ़र्स्ट वाली टाइप को, तो फर्स्ट वाली टाइप है मोनोमर्स की बेस पे। तो मोनोमर की बेस पे इसकी आगे फर्दर आती है, अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि होमो उसकी आती है, होमो है हमारे पास, कोपॉलीमर है हमारे पास, टर्पॉलीमर है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इसकी आ जाती है। और अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे करेंगे तो उसमें थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग आ जाएगा। और अगर हम पॉलीमराइजेशन की बेस पे करेंगे तो हमारे पास उसमें आ जाएगा कि एडिशन पॉलीमर्स हैं या हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो इन सब के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे सीक्वेंस में ही आएंगे, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा और भी एग्जांपल्स के साथ। चलिए मोनोमर्स की बेस पे अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। मोनोमर की बेस पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आगे सेकंड वाला भी उसी की बेस पे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ कोपॉलीमर एंड गिव एन इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। हमारे पास कोपॉलीमर क्या होता है, हमारे पास कोपॉलीमर होता है जो कि दो तरह के मोनोमर से मिलकर बनता है, ठीक है। हमारे पास को मतलब टू टाइप्स के मोनोमर से मिलकर बनता है, ऐसे पॉलीमर को हम कोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके केस में एग्जांपल्स देखते हैं, तो विनाइल एसीटेट जो है वो ब्यूटाइल मेलिएट के साथ रिएक्ट करके कोपॉलीमर ये देता है। मतलब इसमें दो ही हो गए ना, एक विनाइल एसीटेट है, एक ब्यूटाइल मेलिएट है। अब विनाइल एसीटेट, इनका मैं फार्मूलाज आपको आसान कर देती हूँ। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, फिर नेक्स्ट जो है इसी को एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल्स करते बहुत इजी हो जाएगा। विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप हमारे पास होता है कि आपको इथाइलिन का पता होगा, इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है आगे भी ये CH2। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है विनाइल, ठीक है। मतलब एथाइलिन विद वन फेवर हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन एक उसमें से रिमूव किया जाए तो ये हमारे पास विनाइल बनेगा। तो इसका मतलब है कि विनाइल कौन सा ग्रुप है, विनाइल मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये एक सिंगल बॉन्ड शो इधर किया जाता है कि इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ से ये फर्दर अटैचमेंट कर सकता है। ये होगा विनाइल। आगे हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे, विनाइल एसीटेट है, विनाइल क्लोराइड है, स्टाइरीन है, उसमें भी विनाइल ग्रुप के साथ C6H5 लग जाए तो वो स्टाइरीन बन जाता है, ठीक है। अगर तो इस विनाइल ग्रुप के साथ एसीटेट लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये एसीटेट ग्रुप है। एसीटेट जो है एसिटिक एसिड का अक्सर आइडिया होगा, एक बड़ा फेमस एसिड है, ये सेलेब्रिटी है ये। तो ये CH3COH है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये एसीटेट बन जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन का ही बॉन्ड यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बॉन्ड किसी का ब्रेक करते हैं, बनाते हैं किसी और का है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से, मतलब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगी ना वो मेरी होगी जी जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, लाइक ऑक्सीजन का हुआ। तो जब अगर मैं विनाइल एसीटेट लिखती हूँ तो मैं यहाँ से ऑक्सीजन ही पहले लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाऊँगी, बाकी वो ग्रुप वैसे लगाएगा, ये सारा ग्रुप लगाना है ना, तो ये सारा ग्रुप लगेगा, ऑक्सीजन है, फिर साथ में उसको दूसरी तरह लिख लिया COCH3, ठीक है। ये विनाइल एसीटेट बन गया। और अगर आपके पास विनाइल एसीटेट के अलावा हम देखें तो दूसरी एग्जांपल्स भी एक बार लिख देती हूँ। ये विनाइल एसीटेट है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक दफ़ा एसीटेट लगा दिया इसके साथ। अब अगर इसके साथ हम लोग लगाएंगे Cl तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड, ठीक। अगर हम इसके साथ लगाएंगे CH3 डबल बॉन्ड CH, अगर हम इसके साथ लगाएंगे C6H5 ये बन जाएगा स्टाइरीन, ठीक है। आगे जाके हम इसको इसके पॉलीमर्स प्रिपेयर करते हैं जाके। ये हो गया विनाइल एसीटेट, आई होप सो समझ आ गई होगी। और जो है ब्यूटाइल मेलिएट, ये भी आसान है, इसको भी मैलिक एसिड का फॉर्मूला आता होगा। मैलिक एसिड होता है हमारे पास CH
डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड डबल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और इस कार्बन का भी COOH, इट्स अ मैलिक एसिड। ठीक है, अभी मैलिएट की बात मैं करती हूँ, मैलिक एसिड है ये। तो ये मैलिक एसिड है। अगर यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो ये मैलिक एसिड से, अब अगर यहाँ पे जैसे ब्यूटाइल, हम लोग ब्यूटाइल के एग्जांपल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ब्यूटाइल लगा देते हैं। ब्यूटाइल को यहाँ पे BU से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक। तो यहाँ पे ब्यूटाइल लगा देते हैं, तो हमारे पास सिंपल बन जाएगा ब्यूटाइल मेलिएट। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, और दोनों के साथ हमारे पास COOH लगा हुआ है। ठीक है, और इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जो ग्रुप लगाएंगे वो वाला मेलिएट बन जाएगा। जैसे ब्यूटाइल लगाएंगे तो ब्यूटाइल मेलिएट बन जाएगा। ये अभी हम लोग ने मोनोमर्स की बात की है। ये स्टार्टिंग पर इसको डिस्कस करने का सबको वन बाय वन मकसद ये है ताकि आसानी से आपको नेक्स्ट भी समझ आ जाए। हमारे पास आता है जी, इसमें ये दोनों मिलते हैं, दोनों, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो तरह के वो होंगे, तो दो तरह के ये मिलेंगे, तो हमारे पास ये कोपोलिमर बनेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये भी और ये भी। जब यहाँ से अटैचमेंट तो तभी होगी जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से ये वाला, इसका एक हाइड्रोजन ब्रेक हो, सॉरी बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है। जब इन दोनों के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दोनों ने बनाने, लाइक ये वाला कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको मैं ड्रा करती हूँ कि ये CH है डबल बॉन्ड, ये CH। ठीक है, बाकी ये सारे ग्रुप साथ में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक होगा। ये एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन का भी ब्रेक हो गया, क्योंकि इन्होंने आपस में बनाया हुआ था। तो इसने भी न्यू बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन ने भी, और दूसरे कार्बन ने भी बनाना है। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी साइड पे चेन इस तरह बढ़ाते हैं। ये इस साइड पे बॉन्ड नया बनाएगा, ये इस साइड पे नया बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि बॉन्ड बनाएगा, और दूसरी साइड पे भी एक नया मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब अगर आप कोपॉलीमर में इसमें देखें, अब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इन लोगों इन दोनों मोनोमर्स ने अपने साइड्स पे चेन इंक्रीज़ की है, वहाँ से चेन बढ़ती जा रही, ग्रो कर रही है वहाँ से। तो ये हो गया कोपॉलीमर। नेक्स्ट करते हैं जी, व्हाट इज़ अ टर्पोलीमर। कोपॉलीमर था जो दो तरह के बनते हैं, टर जो है वो तीन तरह से बनते हैं। तीन तरह के डिफरेंट मोनोमर्स मिलते हैं और हमारे पास टर्पोलीमर बन जाता है। ये वेदर रेजिस्टेंस पेंट्स और मतलब हाईली टफ होता है ना, इसलिए वेदर रेजिस्टेंस पेंट्स में भी ये यूज़ होता है। अच्छा, इसके मोनोमर्स क्वेश्चन में स्पेशली पूछा हुआ, नेम इट्स मोनोमर्स। ठीक है, तो इसलिए इसके मोनोमर्स के हेडिंग अलग से दे के बताया हुआ है कि इसके ब्यूटाइल एक्रिलेट है, मिथाक्रिलेट है और एक्रिलिक एसिड है। ओके, लेट्स मेक इट इजी। इसको हम आसान करते हैं, बहुत आसान है ये फार्मूला, जिसकी शक्लें देख के डरना नहीं है। ये हमारे पास आता है जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्रिलिक एसिड मतलब सबसे आसान। देखें, ये जो है ना, मैं जो अभी ड्रा करने जा रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। ठीक है, ये हमारे पास आता है कि ये आपके पास एक्रिलिक एसिड है। एक्रिलिक एसिड है, एक्रिलिक एसिड से फर्दर हम लोग करते हैं आगे, ये एक्रिलिक एसिड है। अब यहीं से हम तीनों को याद करेंगे। एक तो हो गया एक्रिलिक एसिड, ये है। अब एक्रिलिक एसिड का इसमें से अगर सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए ना, ये वाला हाइड्रोजन, इससे बस चेंज आएगा। इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम लगा देंगे ब्यूटाइल ग्रुप, तो वो ब्यूटाइल एक्रिलेट बन जाएगा। अगर हम इसकी जगह लगा देंगे CH3 ग्रुप, तो ये हमारे पास मेथाक्रिलेट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोग को ये लाइनों की समझ नहीं आ रही ना, ये वाला, वैसे ये जो कॉर्नर्स है ना, ये रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे नहीं आ रहा तो जो मैंने ड्रा किया इस तरह ड्रा कर लें। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ना, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने से यहाँ पे अगर आप लगा रहे हैं CH3, ये देखें, ये CH3 है, तो अगर ये लगा रहे हैं ना CH3, तो फिर ये मिथाक्रिलेट बन जाएगा। अगर इसकी जगह, इस हाइड्रोजन की जगह आप लगा रहे हैं ये ब्यूटाइल ग्रुप, ये ब्यूटाइल है, एक कार्बन ये है और तीन डॉट्स देखें मैंने लगाए, ये चार चार कार्बन वाले को ब्यूटाइल बोलेंगे ना, वैसे ब्यूटेन होता है। जब ये अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में चेंज होगा तो ब्यूटाइल कहलाएगा। तो ये ब्यूटाइल है, तो यहाँ पे अगर हम ब्यूटाइल लगाएंगे तो ये ब्यूटाइल एक्रिलेट बन जाएगा, सिंपल। इसका मतलब आपको सिर्फ एक्रिलिक एसिड की वो याद करनी पड़ेगी,
इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी मिथाइक्रिलेट और ब्यूटाइल एक्रिलेट यहीं से बन जाएगा। ठीक है, इसके मोनोमर्स की भी डिस्कशन होगी कि ये 3 हमारे पास हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, गिव 2 एग्जांपल्स। अभी तक हमने जितना डिस्कस किए थे वो हम लोगों ने उसकी एग्जांपल वो की थी जो कि बेस्ड ऑन मोनोमर्स हैं, कि मोनोमर्स की बेस पे 2 होंगे तो को बोलेंगे, 3 होंगे तो टर बोलेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोप्लास्टिक को। इसका मतलब है कि आगे नेक्स्ट वाली क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई है जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो क्वेश्चन है व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको अगर हीट किया जाए तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर वो उनको कूल किया जाए तो वो रिजिड हो जाते हैं। लाइक प्लास्टिक। प्लास्टिक तो सब ने देखा होगा, तो प्लास्टिक को माइंड में रखें, और ये बिल्कुल वही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इसको हम हीट करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही उसको कूल करेंगे, उसको एक नया शेप दे देंगे, कूल करेंगे, वो उसमें ही वहीं पे रिजिड हो जाएगा। ये हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स तो हैं वो 2 एग्जांपल्स उन्होंने वैसे कहा हुआ है, लेकिन पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन में सारी ऐड कर दी हैं। और अगर आपने 2 एग्जांपल्स वैसे लिखनी है तो फिर आप ज़्यादा बेहतर है कि इसके साथ में ये लिखें, इक्वेशंस लिखें। अब जैसे ये स्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन, ये जो लास्ट वन है इसको एक को मैंने ऐड कर दिया हुआ इसमें। जो स्टाइरीन है, अब ये स्टाइरीन को मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप के साथ C6H5 लगा दें, वो स्टाइरीन बन जाएगा। अब ये n नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अटैच होंगे, हमारे पास ये पॉलीस्टाइरीन बनेगा। n-1 है, n-1 से कंफ्यूज नहीं होना। ये इस -1 इसलिए लिखा हुआ कि देखें एक मालिक्यूल इस ब्रैकेट से बाहर है ना। ठीक है, ये CH2 और CH और C6H, तकरीबन एक मालिक्यूल हाफ इधर हाफ इधर, तो n-1। अगर आप यहाँ से इस तरह ज़्यादा आसान करना चाहती हैं, इसको नहीं इतना वो करना चाह रही, तो इस तरह करके लिख दें कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे C6H5, और दोबारा इसको रिपीट करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और दोबारा इधर C6H5। इसका बॉन्ड इस साइड पे बाहर निकालें, इसका बॉन्ड इस साइड पे बाहर निकालें, इसको ब्रैकेट में लें, इसको भी ब्रैकेट में लें, बॉन्ड बाहर निकालना है कि ये चेन चल रही, और इधर एन लिख दें सिंपल। क्या है मतलब, इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर एन आएगा ये। ठीक है, इसको लिख दें और ये सिंपल आपके पास पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में समटाइम डिफरेंस आता भी है। थर्मोसेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूँगी इसके फोर्सेस को, कि थर्मोप्लास्टिक के केस में पता क्या होता है, हमारे पास लीनियर शेप्स होती हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, वो मालिक्यूल्स मिलते हैं उनके दरमियान, मतलब ये इस तरह करके ना, ये लीनियर हमारे पास होते हैं। तो इनके दरमियान में ना वॉन डर वाल फोर्सेस होती हैं, इनके दरमियान ये वॉन डर वाल फोर्सेस होती हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये वीक हो जाते हैं और ये मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट की बात करें, वाटर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ना, इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाता है। जैसे देखें, हम जो एग है उसको फ्राई करते हैं, तो उसको हीट करने से वो हार्ड हो जाता है ना, तो वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब उसको हम दोबारा उस तरह नहीं बना सकते, एग की फॉर्म में दोबारा नहीं ला सकते जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो थर्मोसेटिंग के केस में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो होता है ना, ये वाली पॉलीमर होता है, ये हार्ड हो जाता है। जैसे इसको हीट किया जाता है ये हार्ड हो जाता है, इट कैन नॉट बी सॉफ्टन, इसको दोबारा हम अपनी पहली शक्ल में नहीं ला सकते। ऐसे पॉलीमर्स को हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बोलेंगे। लेकिन जिनको हम रीशेप कर सकते हैं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो हमारे पास पहले वाला था थर्मोप्लास्टिक वाला। इसके केस में कहते हैं अगर हम इसको हीट करेंगे तो हम ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ये मेल्ट नहीं होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, इपॉक्सी रेजन्स, इपॉक्सी रेजन्स आगे एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आप उसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अगर शेप बताऊँ तो इसका ना 3D होता है। ठीक है, वहाँ पे मैंने जो पहले बताया, मैंने आपको बताया कि वो लीनियर शेप्स उसकी होती हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसका, उनके दरमियान बॉन्ड होते हैं, वो जो वॉन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं वो। लेकिन अगर मैं इसके केस में बताऊँ तो ये 3D इसका क्रॉस लेंथ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। 2-3 पॉइंट्स लिख दें। क्रॉस लिंक्ड होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, और उसका लीनियर होता है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कोवलेंट वाली। ठीक, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। तो ये जो है हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है, और वो हीट करने पे मेल्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखना, एग्जांपल्स भी।
इसमें सिंथेटिक वार्निशेस और इपॉक्सी रेजिन्स की एग्जांपल्स आती हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, गिव एन एग्जांपल। एडिशन पॉलीमराइजेशन, अब नेक्स्ट थर्ड वाली इसकी टाइप आ गई है जो क्लासिफिकेशन की है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बेस पे, वो हमने पहले भी बताया था। एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और साथ में नीचे है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं ये एक फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। और ये कैटलाइज्ड होता है थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, हम पेरोक्साइड्स लेंगे, उसके हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट ये कैटलाइज यहाँ से होगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमारे पास आती है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन की एग्जांपल। देखें, सबसे पहले ये एक जो है ये पेरोक्साइड है, ये वाले भाई ये पेरोक्साइड है, इसको थर्मल डिकम्पोज किया है तो हमारे पास ये डॉट है छोटा सा, होप्स आपको नज़र आ रहा है, ये डॉट है इधर यहाँ पे। तो ये हमारे पास बना। इसके बाद देखें फर्दर ये डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है, मतलब ये सारा पोर्शन यहाँ से निकल जाता है और फिर जाके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती है और फिर आगे से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने से बाकी ये दो और रह गए हमारे पास। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पे ये ऊपर देखें डॉट लिख, ये डॉट, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करके फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पे ये इनिशिएशन हो गई, हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। प्रोपागेशन होगी, आगे आगे चेन करती जाएगी। ये आर ग्रुप है जाके अटैक करेगा, ये जो डबल बॉन्ड बना है यहाँ पे एक जो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए, इसको होमोलिटिक क्लेवेज बोलते हैं। कि एक जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा कार्बन पे, एक यहाँ पे, तो इसके पास भी एक है ना, तो ये दोनों तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे इनका, ये देखें बॉन्ड पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक रह जाएगा, ये इस पूरे मॉलिक्यूल को रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल बना। ये रेडिकल जो बनता है ये फर्दर यहाँ पे नहीं लगा हुआ लेकिन यहाँ पे भी आएगा, तो ये इस नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। जब यहाँ पे करेगा इसकी भी ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना देगा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वाला बॉन्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो CH आगे वाला ये ना इसके ऊपर डॉट आएगा। इसी तरह ये डॉट वाला CH जो है ये देखें यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ये आगे एक और मालिक्यूल पे अटैक करेगा, जब ये और मालिक्यूल पे अटैक करेगा तो इसी तरह आगे से चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, प्रोपागेट करता जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्रोपागेट करता जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मालिक्यूल ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है टर्मिनेशन की, कि हमारे पास जब वो हो जाता है प्रोपागेशन हो जाता है तो ये टर्मिनेशन की हेडिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, कि टर्मिनेशन वाला लास्ट स्टेप ये है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में देखेंगे जो R है ये फ्री रेडिकल आया, और जो ये वाला है जो प्रोपागेशन में ये देखे बना हुआ था, ठीक है, उसको N के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे कि N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं। तो ये जो है इसमें जो सबसे लास्ट वाला होता है उसके ऊपर डॉट होगा ना, जैसे यहाँ पे ये लास्ट वाला, तो दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे ये देखिए चेन एंड हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया प्रोसेस, ये हमारे पास टर्मिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक हम लोग ने ये देखें एडिशन किया, सिंपल एक मॉलिक्यूल में दूसरे की एडिशन, एक लॉन्ग चेन बन गई है। नेक्स्ट करते हैं डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विद एन एग्जांपल। कंडेंसेशन में ये होता है कि हमारे पास जो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं ना ऐसे मोनोमर्स डिफरेंट टाइप के, वो कंडेंस होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं वहाँ पे। ठीक है, कंडेंसेशन की वैसे भी यही डेफिनेशन होती है अगर उसमें करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस में भी, कि जो रिमूवल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वाटर हो सकता है, आपके पास अल्कोहल हो सकता है HCl वगैरह। ठीक है, मेथनॉल जो अल्कोहल है वो। और ये कहते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स है ना, और उन मोनोमर्स में भी टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो वो पोलीमराइज करेंगे तो हमारे पास कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन होगी। और ये कहते हैं बोथ हैंड्स पे होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और ये कहते हैं जनरली आयनिक होती है ये वाली पोलीमराइजेशन। एग्जाम्पल देख देते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की या ईस्टर्स की, और डायोल के साथ मिलते हैं और हमारे पास डिज़ायर्ड पॉलीमर बनाते हैं, नाइलॉन और पॉलीस्टर वगैरह बनाते हैं। एग्जांपल के केस में ये देखें हमारे पास आती है ये वाले एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि ये पहला क्या है। जो सबसे पहला है ये हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब मिलता है, ये इसका जो नेम है
मैं लिख देती हूँ। टरफथैलिक एसिड भी इसको कहते हैं, TEREPH। पूरा नहीं आएगा, चलें इसको बाद में रिमूव कर लेते हैं। टरफथैलिक एसिड इसका नेम है। और जो ये वाला है, ये वाला ग्रुप है, ये सेकेंड देखें, ये डायोल है। देखें इधर भी एक ओल लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल वाला ग्रुप। तो ये डायोल है। यहाँ पे आप कह लें कि ये जो डायोल है इसका नेम होगा इथेन 1,2 डायोल भी कह सकते हैं इसको, एथिलीन ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल लिख देती हूँ, आप लोग उसको नोट कर लें कि इसका नेम है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। तो ये दोनों कंडेंस होंगे तो हमारे पास बनेगा हमारा पोलीस्टर। यह देखें यहाँ पे ये कंडेंस हो रहे हैं, यहाँ पे ये देखें हमने पहले डिस्कस किया कि स्मॉल मालिक्यूल रिमूव करते हैं। देखें यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। यहाँ पे OH था, इसका जो है फैलिक एसिड वाले का, और ये जो डायोल का है OH है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है। अब बॉन्ड देखें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला, और जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन बचा था ये वाला ऑक्सीजन, इनके दरमियान बॉन्ड बनता, बाकी वो सारा कुछ सेम है। अब यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये जो चेन चलती है दोनों साइड से चलती है। देखिए यहाँ पे भी OH एंड पे आता है, तो इसके साथ अगर यही मालिक्यूल जो अभी हम लोग डिस्कस करें, ये वाला फर्स्ट वाला, इसको यहाँ पे साथ में अटैच करें तो OH इसके सामने, इसका भी आ जाएगा, इस मालिक्यूल का भी OH इसके सामने। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से इस साइड पे मूव करे, इस साइड पे मूव कर रहे हैं चेन इसकी, तो दोनों साइड पे चलेगी। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये देखें साथ में ऑक्सीजन, इसका ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हुआ, साथ में बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया कि इधर से चेन आगे चल रही है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही किया गया है। तो ये हमारे पास जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पोलीईस्टर है। यहाँ पे नीचे इसका लिख रहे हैं पोलीईस्टर है, ठीक। आगे हमारे पास आते हैं, आगे स्पेसिफिक एग्जांपल्स आती हैं कुछ, वो डिस्क्राइब करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स को। सबसे पहला है जी गिव स्ट्रक्चर द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड्स एंड पॉलीस्टाइरीन। अब जो पॉलीस्टाइरीन है, स्टाइरीन हम डिस्कस वैसे पहले कर भी चुके हैं, और पॉलीविनाइल क्लोराइड्स में हमारे पास विनाइल क्लोराइड होगा, वो भी डिस्कस कर चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा ये नीचे आ भी रहा है इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज़ PVC फॉर्म्ड। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। कहते हैं ये एडिशन पॉलीमर है, इसको पॉलीमराइज करते हैं विनाइल क्लोराइड के साथ। तो विनाइल क्लोराइड ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसका फॉर्मूला, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बना देता है इस तरह करके, ठीक। इसका यूजेस जो हैं वो बनते हैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में और फ्लोर कवरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। अगर पॉलीस्टाइरीन को देखा जाए तो पॉलीस्टाइरीन में ये स्टाइरीन है, स्टाइरीन को भी किया जाता है, ये भी एडिशन पॉलीमर है, तो ये भी पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन से बनती है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, पॉलीस्टाइरीन इस तरह बन जाएगी। यूजेस इसके देख लेंगे कि ये फूड कंटेनर्स में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, और कॉस्मेटिक बॉटल्स में, टॉयज़, पैकिंग मटेरियल्स, तो इसके सारे यहाँ वहाँ पे यूज़ होते हैं। हाउ पॉलीविनाइल एसीटेट इज़ फॉर्म्ड, राइट इट्स इक्वेशन। हम विनाइल एसीटेट को पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में विनाइल के साथ एसीटेट ग्रुप लगा होगा तो वो हमारे पास विनाइल एसीटेट होगा। तो अगर हम पॉलीविनाइल एसीटेट कह रहे हो तो इसका मतलब है कि विनाइल एसीटेट जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक होमोपोलीमर है, मतलब इसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर ही रिपीट हो रहा है, उसको होमोपोलीमर बोलते हैं। तो ये पॉलीविनाइल एसीटेट हमारे पास उसी तरह रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे आगे ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक रेजन है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रखता है, ये सेवर ग्रेड्स में मिलता है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात और डिस्कस कर दूँ यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को DP भी सिंपल बोलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन लिख देती हूँ कि हमारे पास ये होता क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आ जाए। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोनोमर्स हैं। जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है ये वाला जो हमने अभी पढ़ा, इसको DP भी समहाउ लिखा होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ़ मोनोमर्स, सारा नहीं लिखूँगी, थोड़ा शॉर्ट सा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ़ मोनोमर्स, नंबर ऑफ़ मोनोमर्स आर रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर। इस तरह करके आप डिफाइन करेंगे कि इसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। हमारे पास एक्चुअली जितने नंबर होता है ना रिपीटिंग यूनिट्स का, उसको हम DP बोल देते हैं। जैसे कि हम किसी पॉलीथीन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
पॉलीथीन की एग्जांपल लेते हैं ना, तो उसके केस में जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो मतलब वैसे एन जो होता है ना वो रिपीटिंग यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1000 रिपीटिंग यूनिट्स हैं, नंबर एन की जगह हम 1000 बोलते हैं, तो एन 1000 जो होगा वो डीपी होगा। ठीक है, मतलब इसका जो डीपी है 1000 है। तो अगर हम मोलर मैस उसका फाइंड आउट करना होगा ना उस पॉलीमर का, तो मोलर मैस को हम लोग रिपीटिंग यूनिट्स जितना मतलब डीपी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मैस आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, उसके अगर 63 है एक का, तो 1000 अगर मोनोमर्स अटैच होंगे तो हम बोलेंगे कि 63 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास इसका मैस, उस पॉलीमर की बात कर रही हूँ, तो वो 63,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डीपी का है। तो डीपी को सिंपल याद रखना कि नंबर ऑफ मोनोमर्स या रिपीटिंग यूनिट्स हैं। अच्छा, इसके यूजेस जो हैं वो ये एडहेसिव मटेरियल के तौर पर एज अ बाइंडर यूज़ होता है एमल्जन पेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलीस्टर रेजिन्स। पॉलीस्टर रेजिन्स जो हैं हम लोग इसको भी डिस्कस कर भी चुके हैं। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ इसका कि एग्जांपल बताएं। पॉलीस्टर के केस में देखें, अभी हम लोगों ने जो बताया था टर्फटैलिक एसिड है, ये डायोल है, ये दोनों मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, वाटर निकलता है और बाकी ये बन जाता है, इसको हम पॉलीस्टर बोलेंगे। यूजेस ऑफ पॉलीस्टर जो है वो क्लोथिंग में होता है। पॉलीस्टर के कपड़े आपने सुना भी होगा। ये लार्ज नंबर ऑफ यूजेस के क्लोथिंग में कहते हैं, ये ऑफन ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ या वूल के साथ समर और विंटर क्लोथिंग के लिए, और साथ में ये वाटर टैंक्स के लिए भी यूज़ होता है उसको बनाने में भी। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये इसमें क्या है, कहते हैं कि मोनोमर्स के स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो मोनोमर्स हमारे पास इसमें एपीक्लोरोहाइड्रिन है और डाइफिनाइल ओल है, डाइफिनाइल ओल प्रोपेन है हमारे पास। तो इसके स्ट्रक्चर्स देखें, ये इधर ड्रा किए हुए हैं, ये हैं डाइफिनाइल प्रोपेन। ठीक, ये यहाँ पे इसको देखें, ये हमारे पास प्रोपेन ग्रुप है, 3 कार्बन वाला जो होता है ना प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन है हमारे पास और साथ में डाइफिनाइल है, प्रोपेन है, इसमें डाइफिनाइल लगा हुआ है और ओल भी है, ये देखें। ठीक है, डाइफिनाइल ओल। तो ये इस तरह करके इसको याद रखना। एपीक्लोरोहाइड्रिन है, ये सिंपल 3 कार्बन वाला हमारे पास, उसके साथ क्लोरो है तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन साथ में ऊपर बना होगा। ठीक है, जैसे इपॉक्साइड में होता है। चलें, बेस्ट ऑफ लक, इतना आप लोग तैयार करें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पोर्शन इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी, सेकेंड वाला पार्ट भी इसका।